आपको संघर्ष की कहानी, सैलाब से संघर्ष की कहानी भारत 24 बता रहा है। हमने बात की किस तरीके से हिमाचल में, शिमला में लगातार जो खतरा है वो बना हुआ है। लैंडस्लाइड्स लगातार हो रहे हैं। अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और साथ ही साथ रेस्क्यू का काम वहां पर लगातार जारी है, लेकिन उसमें भी ढील देखी जा रही है। देखिए, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं और आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं क्योंकि 60 लोगों की मौत की तो पुष्टि हुई है, आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सैलाब में बह गए, वो अभी भी लापता हैं। वो आने वाले समय में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो बिहार से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार परेशान कर रही हैं। दरअसल नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। नेपाल में कोसी डैम के 56 गेट खोले गए। 3 दशक बाद सबसे ज्यादा 4.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और इसके बाद सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और कई गांव ऐसे हैं जो पानी में जलमग्न हो गए हैं। एक बार फिर से लोगों को कोसी त्रासदी की याद आने लगी है। खासकर सुपौल में बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने को अब मजबूर हैं, बेघर हो चुके हैं। बिहार में बाढ़ का अलर्ट, कई जिलों में मंडराने लगा खतरा। कोसी का खौफ, दहशत में लोग। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कोसी नदी रौद्र रूप में आ गई है। कोसी नदी ने पिछले 33 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसमें सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सुपौल के कई इलाकों में पानी घुस गया है। कोसी के रौद्र रूप के बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिले के मुरौना प्रखंड के सिसौनी पंचायत में। आप देख सकते हैं कोसी का रौद्र रूप। ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पे कभी बस्ती हुआ करती थी और इस बस्ती में तमाम लोग रहते थे, लेकिन अब उनकी बस्तियाँ उजड़ गई हैं क्योंकि कोसी ने नई धारा बना ली है। और जिस तरीके से हर साल कोसी नई धारा बनाती है वैसे ही ठीक इस बार भी नई धारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लग रहा हो कि हम किनारे पे खड़े हैं, लेकिन जब ये लग्गी आप डालिए, एक बार फिर से डालिए जरा कैसे, ये जब लग्गी डाल रहे हैं तो देखिए कितना लंबा जो है डंडा है और ये पूरी तरह से डूब जा रहा है। करीब 11 फीट से ज़्यादा, करीब 20 फीट बता रहे हैं लोग कि उतनी गहराई यहाँ पे है, यहाँ किनारे के पास ही। अगर यहाँ से गलती से किसी का पैर चला गया तो वो डूब जाएगा। तो ये हालत है। आप बताइए कि कब से ये हालात ऐसे हैं? 1 महीने से ये हालत है। क्या हुआ, कैसे पानी इतना बढ़ गया इधर? पानी ये कटाव बहुत करता है। यहाँ पे घर था, जो घर कट गया है, घर को उठा करके हम उधर पानी में रख दिए हैं जहाँ ऊंचा जगह था। तो वो भी मतलब कल बाढ़ जो आया तो 24 घंटे पानी में वो घर पड़ा रहा। ये सुपौल का मरौना गांव है। यहाँ के लोग कोसी की बेरुखी को अपनी नियति मान लेते हैं। घर के किनारे पर ही कोसी नदी पूरी रफ्तार के साथ बह रही है। आलम यह है कि अगर दरवाजे के पास भी पैर फिसला तो जीवन लीला समाप्त हो सकती है। जिनके पास संसाधन थे वो यहाँ से पलायन कर गए, लेकिन जिनका कोई दूसरा आशियाना नहीं है वो कहां जाएं? कोसी की बीच धार में हम इस वक्त मौजूद हैं। देखिए यहाँ कमर भर पानी और आगे पूरा डूबने तक। आप देख सकते हैं कि ये जो सिसौनी पंचायत के लोग हैं किस तरीके से रोज इस रास्ते से आते हैं और इसी रास्ते से वो जाते हैं बांध के पास और बांध पर जाकर वहाँ से फिर वो अपने राशन और पानी के लिए कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। बताइए, आप बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर देखिए, हम सिसौनी पंचायत का उप मुखिया है सर। अभी वर्तमान में 7 और 8 नंबर अभी जो है ये माता बहन एवं भाइयों सब जो है 7 नंबर वार्ड 8 नंबर रहने वाला है सर। इस लोग को इतना घर तबाह है सर। अभी जो घर कटा है वर्तमान में, अभी सब भूखे हैं सर, भूखे हैं। हम उप मुखिया और मुखिया जी साथ में है हमारा। कहाँ लेके जा रहे हैं इन लोग? सर इन लोग को लेकर के जा रहे हैं सर। इस नदी के इस पार थोड़ा बहुत पानी है हर एक जगह सर। इधर तो बहुत बड़ा नदी है, कोसी बहुत बड़ा नदी है सर। इन लोग सब भूखे हैं। अभी इन लोग को खिलाने के लिए कहीं पर दुकान के पास ले जा रहे हैं सर। अभी हम लोग मुखिया जी हम गए सर और साथ में तो सरकार क्या कर रही है? सरकार खाने पीने का कुछ नहीं दे रही क्या? सर अभी सरकार कुछ नहीं दे रहे हैं सर। और क्या कहे सर,
क्या कहे 2020 और 21 में 250 घर कटा सर, लेकिन हमारा सरकार मुख्यमंत्री कहाँ है, हमारा विधायक कहाँ है। सुपौल में कोसी तटबंध के भीतर बसे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आने वाले दिनों में भारी तबाही मच सकती है। न केवल कोसी बल्कि मधुबनी में भी दहशत का आलम है। कई गांव डूब गए हैं और बाढ़ का पानी तेजी से दूसरे गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। नदी किनारे बसे लोग दूसरे इलाकों में पलायन कर रहे हैं। हालातों ने एक बार फिर लोगों को कोसी की त्रासदी याद दिला दी है, जब काफी संख्या में लोग कोसी नदी से प्रभावित हुए थे और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, लगातार आपको तमाम स्थितियों से अवगत करा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ों से लेकर मैदान तक यही बर्बादी का आलम है। चाहे शिमला में हो रही त्रासदी की बात कर लें, चाहे फिर बिहार में बाढ़ जैसे हालात की बात कर लें, और दोनों ही जगहों से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। सर्वेश सिंह सुपौल से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और कन्हैया शुक्ला शिमला से लगातार जानकारी भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कन्हैया, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाएं और तस्वीरों के साथ साथ वहां मौजूदा हालात पर जानकारी भी देते चलें। देखिए अमृता, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो यहाँ की स्थिति है हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों की, वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। भूस्खलन का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। लोग जो अभी भी हैं सुरक्षित नहीं है उन इलाकों में जहां पर अलर्ट जारी है। यहाँ पर ये जो सड़क है ये नेशनल हाईवे की सड़क है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पैमाने पर ये यहाँ पर नुकसान हुआ है, और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो पूरा नेशनल हाईवे पे आ जाएगा। 4 लेन रोड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। आने जाने का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या ये तब होती है जब आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जरिए जो जरूरी सामान है वो वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, जो वहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं। लोगों के साथ दोहरी मार पड़ रही है, जहाँ एक तरफ वो प्राकृतिक आपदा से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ वो जो जरूरी सामान है, खाने पीने का जो सामान है, चाहे इसके अलावा जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरीके की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। यहाँ पर सैलानियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो रोड है उसको खोलने का जो प्रेशर है वो लोकल टीम पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोकल प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ा दबाव होता है कि जल्दी से जल्दी सड़क की जो व्यवस्था है उसको सही किया जाए, जिसके लिए जेसीबी लगातार लगाई जा रही है। और इसकी वजह से जो दबाव रोड के ऊपर बन रहा है, रोड पूरी तरीके से बर्बाद होती चली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पर त्रासदी लोग झेल रहे हैं, जहां पर मौतें सामने आ रही हैं, जहां सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ लोकल प्रशासन या मुख्यमंत्री जहां पर सचेत हैं, वहां से अलावा जहां पर सबसे ज्यादा इस समय खतरा है वहां पर क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? क्योंकि वहां पर तो इस समय जो लोकल प्रशासन है किसी तरह से मुस्तैद नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां बड़ी घटना हो सकती है, बहुत लोगों की जानें जा सकती हैं, बहुत से गांव वहां पर उजड़ चुके हैं। तो उसके पहले वहां पर क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कितनी सजग होनी चाहिए? क्या वहां पर कोई बहुत बड़ी घटना घट जाएगी तब इसके बाद जाकर के प्रशासन बिल्कुल जाहिर तौर पर स्थितियां देखिए अभी से वहां पर दयनीय हैं। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो खौफजदा करने वाली हैं। सर्वेश भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं सुपौल से। जो तस्वीर है वो भी इसी हैरानी परेशानी में डालती है कि ये लोग जो यहाँ से विस्थापित हुए हैं, ये लोग जो यहाँ से बेघर हो चुके हैं, जब उनके लिए शेल्टर होम तक की सुविधा नहीं है सर्वेश, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जब तक हालात दुरुस्त नहीं होते हैं ये लोग कहाँ रहेंगे? इनके सर पर छत भी होगी या नहीं? देखिए अमृता, बिहार के बारे में एक कहावत है कि यहाँ पे आमतौर पे पूरे देश में या पूरे विश्व में 2 ही फसलें होती हैं, रबी और खरीफ, लेकिन बिहार में 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और रिलीफ। रिलीफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिलीफ को भी यहाँ के लोग एक फसल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी जो ये सावन और भादों का जो महीना होता है, जिस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उस महीने में अक्सर हर साल यहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ की विभीषिका हर साल यहाँ के लोग झेलते हैं, बिहार के लोग, और केवल उत्तर बिहार के लोग ही नहीं, इसका असर जो होता है वो
जब बाढ़ जब रौद्र रूप लेता है, जब कोसी नदी में जब पानी बढ़ता है तो वो जाकर फिर कोसी नदी कुर्सेला में, कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है, वहाँ संगम होता है गंगा में, तो गंगा में भी पानी बढ़ता है, बागमती में पानी बढ़ता है, गंडक में पानी बढ़ता है, तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है। और इसकी वजह से तमाम इलाके, चाहे वो मधुबनी जिला की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, कटिहार की बात कर लें, सुपौल की बात कर लें, सहरसा की बात कर लें, मधेपुरा की बात कर लें, बगहा की बात कर लें, बेतिया की बात कर लें, गोपालगंज की बात कर लें, ये तमाम जिले जलमग्न हो जाते हैं। और तमाम जिलों में, भागलपुर की बात कर लें, ये तमाम जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। और बाढ़ सर्वेश, हर साल जानकारी तो आती आप ही दे आती ही है। रहे हैं, तो साथ ही लोगों साथ को मैं एक तरह से चाहूंगी कि आदत हो तस्वीरें चुकी है। भी लेकिन आप दिखाते सरकार चले को भी- ताकि भारत 24 के दर्शक ये जान सके कि जो जानकारी हम उन तक पहुंचा रहे हैं, हमने वहां पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया है और वो तस्वीरें हमारे कैमरा में कैद हुई हैं, वो तस्वीरें भी आप जरूर दर्शकों तक पहुंचाइए और जानकारी भी साथ ही साथ। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं वो अभी कोसी की मुख्य धारा के पास खड़े हैं और आप देखेंगे कि पानी में क्या वेग है। और यहाँ पे जिस इलाके में बाढ़ आई है वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ से मैं लाइव तस्वीरें तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ अपने दर्शकों के लिए तस्वीरें जरूर हम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने कई सारी तस्वीरें वहाँ से दी थी और आज भी हम उन जगहों पर जाएंगे और वहाँ से तस्वीरें आपको भेजेंगे। तो फिलहाल जो सिचुएशन आप देख सकते हैं कि पानी का वेग कितना तेज है। आज भी करीब 1,79,000 क्यूसेक पानी बीरपुर बराज से छोड़ा गया है और उसकी वजह से कोसी की नई धाराएं लगातार नई धाराएं फूट रही हैं। और जब भी ये नई धाराएं फूटती हैं तो विपत्ति का कारण बन जाती हैं, मुसीबत का कारण बन जाती हैं और तमाम लोग जो हैं इसकी वजह से बेघर हो जाते हैं। और यही वजह है कि हर साल यहाँ बाढ़ आती है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये लोग जाएंगे कहाँ, तो ये लोग फिलहाल जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो लोग बांधों पर चले जाते हैं, तटबंधों पर जाकर वहीं पर डेरा डालते हैं, या फिर जिनके पास साधन नहीं होते हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, वो उसी धारा में फंसे रहते हैं अपने मवेशियों के लोभ में कि अगर उनके मवेशी को वो फिर लेकर पानी से कैसे बाहर निकले, छोटे बच्चों को लेकर कैसे जाएं, सामान कैसे वहां छोड़ दें पानी में बहता हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। उसमें कई लोगों की जानें भी जाती हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि हताहत लोग हुए हों, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ रहा है और आज भी जिस तरीके से डिस्चार्ज किया गया, लगातार ऐसे डिस्चार्ज किया गया तो हालात और बदतर हो सकते हैं। देखिए ये गनीमत की बात है कि वहां पर जनहानि नहीं हुई है, जानहानि नहीं हुई है, लेकिन माल हानि बहुत ज्यादा हुई है। उस पर भी मैं जानकारी आपसे चाहूंगी, कितना नुकसान वहां पर दर्ज किया गया है? देखिए नुकसान करोड़ों का हुआ है। लोगों का अभी आकलन बाढ़ के नुकसान का आकलन इसलिए नहीं हो पाया कि सरकारी अधिकारी अभी उन इलाकों तक पहुंचे नहीं है जहां भारत 24 की टीम पहुंची, और अभी तक वहां राहत और रेस्क्यू कार्य के नाम पर सिर्फ तटबंधों और अस्परों की मरम्मती का काम चल रहा है, लेकिन बचाव कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब तक सरकारी आंकड़े तभी जारी हो पाएंगे जब लोग वहां जाएंगे, उसका आकलन करेंगे। लेकिन जो हमने हालात का जायजा लिया उसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। इन तमाम जिलों में, जितने जिलों के मैंने नाम लिया, उन तमाम जिलों में करोड़ों का नुकसान हुआ है। कई लोगों के करीब बता रहे हैं कि करीब 100-200 हेक्टेयर से ज़्यादा एकड़ से ज़मीन, केवल जो खेती की ज़मीन थी वो बह गई है सुपौल जिले में ही। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक जिले में इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो बाकी और अन्य जिलों में क्या कुछ हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो बात हम बिहार की कर रहे हैं, सुपौल की कर रहे हैं, जहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। लेकिन कन्हैया शिमला की अगर मैं बात करूं तो 60 लोगों की मौत की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी ऐसी कई जिंदगियां हैं जिनके बचने की उम्मीद जैसे अधर में लटक रही हो। लोग लापता हैं, उस बहाव में बह गए हैं, वो लोग मिलेंगे, किस स्थिति में मिलेंगे, ये तमाम चीजें सवालों में हैं फिलहाल। तो ये कहा जा सकता है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। कन्हैया, देखिए आपको बताते हैं ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े हमेशा वास्तविकता जो होती है उससे कम ही देखे जाने, क्योंकि हम लोग ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें पता है कि वास्तविकता कुछ और होती है, सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं। लगातार वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी है, लेकिन उस जगहों पर लगी है जहां पर घटना घटित हो रही है। यहाँ पर गलतियां अगर देखी जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों की भी है जिन्होंने अपना वहां पर मकान या आशियाना बना के रखा था, क्योंकि वो बहुत ही करीब थे उससे। उनको लगातार ये समझाइश दी जाती थी प्रशासन की तरफ से कि किसी तरह से अगर इस तरीके से प्राकृतिक आपदा आएगी तो सबसे पहले आप ही इसके चपेट में आओगे, लेकिन लोग मानते भी नहीं है। लेकिन अगर हम इस घटना की बात करें तो लगातार वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर प्रयास कर रही है और जो शासन प्रशासन की टीम है वो भी वहां पर लगातार लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो ये सरकारी आंकड़े हैं, 60 लोगों की मौत हो चुकी है, उनका इसके बाद अगर देखा जाए तो वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे अभी गुमशुदगी की लिस्ट में भी नहीं है, वहां पर जिनके बारे में पता किया जा रहा है वहां पे है, क्योंकि नेटवर्क
नेटवर्क है नहीं। आपको बता दें कि यहाँ पे कम से कम पिछले 2 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है, इस इलाकों में कहीं पे किसी तरीके की पावर का कनेक्शन नहीं चल रहा है। इसके अलावा इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से अच्छी से नहीं चल रहा है। तो एक जो आपदा है इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी देर बाद ही समझ में आएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि सरकारी आंकड़े जो होते हैं वो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो संख्या है वो कहीं और ज़्यादा है। और ये कोशिश की जा रही है कि आसपास का जो इलाका है उसको खाली कराया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर दलदल बन चुका है, इतना ज़्यादा वहाँ पर मिट्टी हो चुकी है। यहाँ पर इन इलाकों में इतनी ज़्यादा जो सेवाएँ हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो जरूरी होता है उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती है कि जब वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है, इसके अलावा सारी जो टीमें हैं, लोकल प्रशासन की टीम है, वो वहाँ पर लगी है जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोगों का जो मोह है, क्योंकि उनके घर में उनका सामान है, सारे कीमती सामान है, इसके अलावा छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा उनके खुद के अपने जो पशु पक्षी हैं वो वहाँ पर उन्होंने जो पाल रखे तो वो वहाँ पर है। तो उन चीज़ों का जो मोह है उससे भी मोह अपना भंग नहीं कर पाते, वहाँ पर ही वो रह रहे हैं। और ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में लगातार ये लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो लैंडस्लाइड है वो फिर से हो सकता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, पावर इस समय बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, स्वास्थ्य की कोई चिकित्सा की कोई इस समय व्यवस्था नहीं है। तो ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। और अभी भी जो ये पूरा क्षेत्र, अगर हम शिमला से लेकर पहाड़ी राज्यों का जिक्र करते हैं तो वहां पर आम दिनों में भी जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में मॉनसून तो बड़ी मुश्किलें लेकर आता है। कुदरत का ये कहर न सिर्फ बाढ़ बारिश की शक्ल में, बल्कि पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्टिंग, ये तमाम भी घटनाएं होती हैं जहां पर सरकार और प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन अब जब ये कुदरती आफत हमारे सर पर है, कई जाने जा चुकी हैं, तो वहां पर सरकार और प्रशासन का कैसा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? फिर चाहे वो रेस्क्यू को लेकर हो, वो मलबा हटाने को लेकर हो, वो लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने को लेकर हो, बेघर लोगों को आसरा देने को लेकर हो। बता दो, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये नेशनल हाईवे है और ये पिछले 3 दिन से बंद है। यहां पर पूरी तरीके से जो व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर गिरा है, पूरा का पूरा एक लैंडस्लाइड हुआ है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ। पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे के 4 लेन रोड है और ये बंद है, और आने जाने वाले मार्ग में दिया गया है। आप सोचो वहां पे कई किलोमीटर तक के जाम लगे हैं। जो सामान है, जरूरी सामान है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रकें हैं वो सारी खड़ी हैं। सबसे इसका ज़्यादा असर पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो इन चीज़ों को सफ़र करते हैं जहां पर सामान नहीं जाया जा सकता। इसके अलावा ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर रेस्क्यू की टीम, जैसे जिस तरीके से अगर बात करें हम नगर निगम की टीम, नगर निगम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब रोड साफ़ होनी है, जब मलबा हटाना है, जब गाँव के लोगों का वहाँ पर जो बाढ़ के से जो वहाँ पर मकान गिरे उनको साफ करने के लिए वहां पर फिर इसके बाद जेसीबी जाएगी या डंपर जाएगा, तो वो उसके लिए जो सड़क है वो सड़क वहां पे खत्म हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुसीबत है। लोग अपना सामान लेकर के खुद वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन की टीम है, जो लोकल टीम है, वो अपने पूरे सामान के साथ वहां पहुंच ही नहीं पाती है, डंपर और जेसीबी के साथ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि सड़कें हैं ही नहीं। यहाँ पर लगातार बारिश का पानी है, लगातार दलदल दिख रहा है। करने की जरूरत है, प्रशासनिक स्तर पर तमाम चीजों में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि जिंदगी जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके, हालात सामान्य हो सके। और लगातार सर्वेश भी हैं। सर्वेश, फिलहाल वहां पर अगर जलस्तर की बात की जाए तो नदियों का जलस्तर क्या खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और कितनी ऊपर है? आने वाले समय में क्या वहां पर स्थितियां हो सकती हैं, संभावनाएं क्या हैं? देखिए, अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं तमाम नदियां, लेकिन आज भी करीब 1,79,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और फिर से मैं आपको एक बार अपने कैमरे के मैन से कहूंगा कि जरा जूम करें वहां पे जहां पे खतरे का निशान बना हुआ है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। वहां आप देखेंगे कि इसमें आप अपने जब हम कैमरा जूम करते हैं तो वहाँ पे जो निशान बने हुए हैं उससे नीचे अभी कोसी बह रही है। तो ये एक शुभ संकेत है। लेकिन अगर जिस तरीके से डिस्चार्ज किया जा रहा है लगातार, जैसे परसों 4,62,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, कल 2 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, आज 1,79,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया बीरपुर बाजार से। तो ऐसे ही अगर डिस्चार्ज चलता रहा और अगर बारिश हो गई इस इलाके में तो मुसीबत और बढ़ जाएगी और तमाम जो है जान माल का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एहतियात बरते जाने चाहिए थे, राहत और बचाव कार्य किया जाना चाहिए था, पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, शिविर लगाए जाने चाहिए थे, स्वास्थ्य की जांच के लिए जो शिविर लगाए जाते हैं वो लगाए जाने चाहिए थे, लोगों को रेस्क्यू करके जहां पे पुनर्वासित किया जाता है वो तमाम
तमाम जो टेंट बनते हैं वो सारे टेंट वेंट कुछ भी अभी तक नहीं बने हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पानी बढ़ता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगी और जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक सरकार की कानों पर जू नहीं रहेगी है। लगातार हम उस इलाके में जा रहे हैं जहां पे बाढ़ प्रभावित लोग हैं और उन इलाकों में जाकर हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की। बिल्कुल, देखिए लगातार आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ताजा जानकारी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश और कन्हैया, आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, ये तो आपने देखी सैलाब से संघर्ष की कहानी भारत 24 की जुबानी।